नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कमलेश। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 25 सितंबर को सीजीपीएससी द्वारा छत्तीसगढ़ भर्ती एग्जाम का आयोजन किया जाना है। इसी के संदर्भ में मैं आपके लिए लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन भाग 8। जी हाँ, इससे पहले मैंने 7 भाग बना चुके हैं इसके। यदि आप नहीं देखे होंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको पूरे 7 भाग देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको हिंदी और अर्थव्यवस्था के भी वीडियो देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया। तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ का वर्तमान स्वरूप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यदि मैं देखिए छत्तीसगढ़ की डायग्राम की बात करता हूँ, तो ये छत्तीसगढ़ लगभग ये इस तरह से उसका क्या होता है, ये उसका मैप है दोस्तों। ठीक है। और बोला यही जा रहा कि प्रश्न में कि छत्तीसगढ़ का ये जो स्वरूप है यानी कि मानचित्र है, तो सबसे पहले कब देखने को हमें मिला। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सन 1905 में। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, यदि आप देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कौन सा है। ठीक है दोस्तों। और देखिए कितने ज्यादा क्वेश्चन का आप उत्तर सही सही दे पाते हैं। और इसी तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। देखिए, आपको बता दूं ये छत्तीसगढ़ का मानचित्र है दोस्तों। सन 1905 में संबलपुर जिला को ध्यान रखेंगे, जिला संबलपुर। तो संबलपुर जिला को छत्तीसगढ़ से बाहर निकाल दिया गया, यानी कि छत्तीसगढ़ संभाग था उस समय। तो छत्तीसगढ़ संभाग से संबलपुर जिला को छत्तीसगढ़ संभाग से हटाकर इसको उड़ीसा में ले गया और छोटा नागपुर एरिया के 5 रियासत, चांग बघार, दूसरा कोरिया, तीसरा जसपुर, चौथा सरगुजा और पांचवा जो है उदयपुर है। तो ये जो 5 रियासत है दोस्तों, ये जो छोटा नागपुर क्षेत्र के रियासत हैं, जिसे 1905 में छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। और ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र के रियासत है, ध्यान रखेंगे। ठीक। तो आप समझ जाइएगा कि 1905 में छत्तीसगढ़ का मानचित्र अस्तित्व में आया। तो देख लेंगे कौन कौन सा 5 रियासत है, इसे भी आप याद रख लेंगे। चांग बघार, कोरिया, जसपुर, सरगुजा और उदयपुर। ठीक। तो प्रश्न को एक बार और देख लीजिए। छत्तीसगढ़ का वर्तमान स्वरूप का अस्तित्व में आया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1905। दोस्तों, आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। और दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में गांधी जी दूसरी बार कब आए थे। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 नवंबर 1933 को। आपको बता दूं, यदि हम छत्तीसगढ़ में प्रथम प्रवास की बात करते हैं गांधी जी के, तो गांधी जी जो प्रथम प्रवास होता है यहाँ 20 दिसंबर को होता है, ध्यान रखेंगे 20 दिसंबर 1920 को। और वही यदि हम बात करते हैं द्वितीय प्रवास का, तो द्वितीय प्रवास जो छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं गांधी जी के, तो ये उत्तर हो जाएगा 22 नवंबर 1933 को, ध्यान रखेंगे। यदि हम उद्देश्य की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो उद्देश्य हो जाएगा कंडेल नहर सत्याग्रह, क्योंकि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी जो है कंडेल नहर सत्याग्रह में नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को बुलाए थे। इस बात को आप ध्यान रख लेंगे। और यहीं से हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के लिए क्या था, समर्थन प्राप्त करना था। तो द्वितीय प्रवास का उद्देश्य था हरिजन उत्थान और प्रथम प्रवास का उद्देश्य था कंडेल नहर सत्याग्रह में शामिल होना और असहयोग आंदोलन के लिए समर्थन प्राप्त करना। तो ध्यान रख लेंगे, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 नवंबर 1933। ठीक है। हमारे अकेडमी सीजीपीएससी टीम अकेडमी के द्वारा सीजीपीएससी प्यून एग्जाम, ध्यान रखेंगे, टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसका मात्र 149 रुपीज प्राइस है। यह जो है 5 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे जो है पूछते हैं कि कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये उसी के लिए है। आप दिलाइए, 150 अंकों का क्वेश्चन रहेगा, 150 प्रश्न रहेगा, कुल 8 मॉडल टेस्ट मिलेगा। इसमें 8 मॉडल टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि 150 अंकों का होगा और 150 प्रश्न भी होगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान रख लीजिएगा। आप सीजीपीएससी प्यून टेस्ट सीरीज को लेना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, 149 रुपये में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर 8305843617 पर भी कॉल कर सकते हैं, या आप हमें 6265544679 पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अंतिम मराठा सूबेदार कौन थे? तो देखिए, अंतिम मराठा सूबेदार की जब हम बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर हो गया यादवराव दिवाकर। ठीक है, यादवराव दिवाकर जो है अंतिम मराठा सूबेदार थे। यदि हम प्रथम की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो प्रथम जो है महिपत राव दिनकर प्रथम सूबेदार हैं। और ध्यान रखेंगे, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, अच्छे क्वालिटी में आप वीडियो को पहले तो रख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही काम का रहेगा यह डाटा आपके लिए। ठीक, देखिए महिपत राव दिनकर प्रथम सूबेदार हैं, यूरोपीय आगमन हुआ था इनके काल में। फॉरेस्टर, ध्यान रखेंगे, फॉरेस्टर जो है महिपत राव दिनकर के समय में आगमन हुआ था छत्तीसगढ़ में, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा जो है विठल राव दिनकर, तो विठल राव दिनकर देख लेंगे, परगना पद्धति के जन्मदाता हैं। इसके समय में कैप्टन ब्लंट आए थे और भोपालपट्टनम संघर्ष भी इसी के समय में हुआ है। भवानी कालू सबसे न्यूनतम अवधि वाले सूबेदार हैं और केशव गोविंद सर्वाधिक अवधि तक। ठीक है, और इसके शासनकाल में कोलब्रुक का आगमन हुआ था। उसके बाद देख लीजिए बीकाजी पिंडरी एवं देरू कुल्लकर। ठीक, इस चीज को याद रख लेंगे, ये कुछ खास नहीं है वैसे तो, इसको याद रख लीजिए। बीकाजी गोपाल, इसके समय प्रशासनिक उथल पुथल देखने को मिलता है। सखाराम हरि और सीताराम टाटिया, इसके समय में अराजकता फैली थी और सीताराम टाटिया का हत्या कर दिया गया था जनता के द्वारा। यादवराव दिवाकर, ये क्या है? अंतिम है, तो इसे भी याद रख लेंगे, अंतिम सूबेदार है। ठीक है, अप्पा साहब का अंग्रेजों द्वारा हत्या कर दिया गया था इसके शासनकाल में, और नागपुर जो है मिस्टर जेंकिंस को सौंप दिया गया था। रघुजी तृतीय के अल्पवयस्क होने के कारण छत्तीसगढ़ नागपुर पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष शासन इसके समय में हम देखते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों को आप ध्यान में रख लेंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको मैं और बता देता हूँ कि अंग्रेजों का जो अप्रत्यक्ष शासन होता है, इन्हीं के बाद की बात है दोस्तों। देखिए ये क्या है, यादवराव दिवाकर जो है 1818 में अंतिम रूप से सूबेदार के पद पर थे, और यही 1818 में अब हम देखते हैं अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष शासन, जिसमें एडमंड, एगेन्यू, हंटर, सैंडिस, विल्किंसन और क्रॉफर्ड, ये कुल 6 ब्रिटिश अधीक्षक जो है छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष रूप से शासन किए थे। क्यों? क्योंकि जो रघुजी तृतीय थे वो अल्पवयस्क थे। ठीक, तो उनके अल्पवयस्क होने के कारण छत्तीसगढ़ में जो है ब्रिटिश शासन देखने को मिलता है। ठीक है, और देख लीजिए 27 दिसंबर 1829 को रघुजी तृतीय और अंग्रेजों के मध्य एक समझौता हुआ, और इस समझौते के अनुसार छत्तीसगढ़ का शासनभार भोसला राजा द्वारा नियुक्त कृष्णराव अप्पा को सौंप दिया गया। 21 सत्ता हस्तांतरण हुआ था, और ये जो हुआ है 6 जून 1830 को हुआ, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, ये बहुत काम का डेटा है दोस्तों, आप एक बार चाहे तो फिर से पीछे वीडियो को देख सकते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह किस जमींदारी के थे? देख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। किस जमींदारी के थे शहीद वीर नारायण सिंह? तो शहीद वीर नारायण सिंह जो है सोना खान जमींदारी से संबंधित। सोना खान विद्रोह इनके शासनकाल में होता है, और सोना खान जो कि बलौदाबाजार जिला में है, इसको भी आप ध्यान रख लेंगे। और अंग्रेजों द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी दे दिया जाता है। 10 दिसंबर 1857 ईस्वी को वीर नारायण सिंह को क्या है, फांसी दे दिया जाता है रायपुर के जय स्तंभ चौक में। इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत ही काम का है। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मुड़िया विद्रोह हुआ था, तो छत्तीसगढ़ में मुड़िया विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1876। देखिए इसके बारे से जानकारी मैं आपको और देता हूँ। मुड़िया विद्रोह देखिए CGPSC के एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछता ही रहता है दोस्तों, किसी न किसी प्रकार से थोड़ा बहुत घुमाकर क्वेश्चन पूछता बहुत है। ठीक है, देखिए मुड़िया विद्रोह के समय जो है शासक थे भैरमदेव। कब हुआ? तो 1876, यही तो पूछा गया था। नेतृत्व करता कौन है? तो झारा सिरहा है। कारण क्या था विद्रोह का? तो अंग्रेजों की ऑटोक्रेसी नीति। ठीक है, और गोपीनाथ कपरदार को दीवान बनाया जाना, ये 2 कारण हैं। प्रतीक है, इस समय आम वृक्ष और टहनी का प्रयोग किया जाते थे। जब भी विद्रोह किया जाता था तो संकेत के रूप में आम वृक्ष की टहनी का उपयोग किया जाता था, लेकिन इसके जो दमन करता है वो मैक जॉर्ज है। ठीक है, और मुड़िया विद्रोह जो है देखिएगा 2 मार्च 1876 को बस्तर में काला दिवस मनाया जाता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष मुड़िया दरबार का आयोजन किया जाता है। और आपको बता दूं, बस्तर दशहरा के बाद जो है मुड़िया दरबार जो होता है अंतिम पर्व या कार्यक्रम होता है, और इसी के साथ ही बस्तर दशहरा का समापन होता है। देखिए छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा सूबेदार, तो इससे पहले क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था अंतिम सूबेदार,
तो यहाँ पे प्रथम कौन हो जाएगा? महिपत राव दिनकर। ठीक है, ध्यान रख लेंगे इसको। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने जिले हैं? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, शायद इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, देख लीजिएगा। वर्तमान यदि आज की बात करता हूँ तो 28 जिला है। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं कि सितंबर में हो सकता है 5 जिला का गठन हो जाए। आपको पता है 5 जिला के गठन होते ही छत्तीसगढ़ में कुल 37 जिलों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसे भी आप याद रख लेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे कहे जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीर हनुमान सिंह। ठीक, इसके पहले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया है, तो आप डिटेल देखेंगे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। देखिए, हनुमान सिंह जो है, इसे सैन्य विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कहा जाता है। जो हनुमान सिंह जो है मैग्नीज कर थे और बैसवाड़ा के राजपूत। देखिए क्या होता है, वीर नारायण सिंह को 10 दिसंबर 1857 को फांसी दे दिया जाता है, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए वो क्या करते हैं, हनुमान सिंह जो है मेजर शिरवेल का हत्या कर देते हैं, क्योंकि अंग्रेज के प्रति आक्रोश रहता है। तो इसी आक्रोश को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, हनुमान सिंह द्वारा उनके ही सार्जेंट मेजर शिरवेल को हत्या कर दिया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये जो घटना जो घटती है 18 जनवरी 1858 को घटती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ के गांधी जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को कहा जाता है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बता दूं कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं, ये जो साहित्यकार भी हैं और आज़ादी के क्रांतिकारी भी रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नलवंशी राजा ने राजीव लोचन मंदिर राजिम में बनवाया? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है बिलासपुर। देखिए मैं इसके बारे से कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ। राजिम शिलालेख के अनुसार, तो राजिम शिलालेख के अनुसार जो है इनका जो शासन काल की हम बात करते हैं, यानी कि बिलासपुर का यदि हम शासन काल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 700 ईस्वी से 740 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा है। और इन्होंने इस क्षेत्र में स्वर्ण सिक्के भी चलाए हैं, तो इस चीज को भी आप ध्यान रख लेंगे। स्वर्ण सिक्के इन्होंने चलाए हैं। राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण इन्होंने किया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रख लीजिएगा आप, बाद में इनका जीर्णोद्धार कराने वाले जो हैं वो पृथ्वीदेव द्वितीय है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि राजीव मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया या किनके द्वारा कराया गया, तो इस चीज को आप ध्यान रख लेंगे। पृथ्वी देव जो कि कलचुरी शासक हैं, पृथ्वीदेव द्वितीय। तो पृथ्वीदेव द्वितीय ने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किया, लेकिन सहायता लिया था इनके सेनापति जगतपाल के द्वारा। ठीक है, तो सहायक बने हैं जगतपाल। और यदि हम बात करते हैं किसके काल में हुआ, तो पृथ्वीदेव द्वितीय जो कि कलचुरी शासक थे। और यदि मैं बात करूं कि बिलासपुर जो है नलवंशी शासक है, ध्यान रखेंगे नलवंशी, यानी कि नल वंश के शासक हैं और सबसे प्रतापी शासक भी बिलासपुर है। ठीक है, तो इतना सारा फैक्ट आपको मैंने दिया, सारा चीज को आप ध्यान में रख लेंगे दोस्तों, चाहे तो आप नोट करके भी लग सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ की पुरानी राजधानी थी, तो पुरानी राजधानी की बात करता हूं तो तुमान, रतनपुर, सिरपुर, ये तीनों के तीनों छत्तीसगढ़ की पुरानी राजधानी है। यदि तुमान की और रतनपुर की बात करते हैं तो कलचुरी वंश जो है यही अपनी राजधानी बनाए हैं। सिरपुर की बात करते हैं तो पांडु वंश है, तो पांडु वंश का राजधानी रहा सिरपुर। तो इस तरह से देखा जाए कि पुरानी राजधानी छत्तीसगढ़ का कौन है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। यदि वर्तमान की बात करते हैं तो नवा रायपुर है। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो भोरमदेव मंदिर की यदि हम बात करते हैं तो देखिएगा ये जो है खड़ी नागवंश से संबंधित है। और इसके बारे से और डिटेल दे दूं दोस्तों कि ये भोरमदेव मंदिर है कहाँ। तो देखिए जो भोरमदेव मंदिर है वो कबीर धाम में है। कहाँ है? तो कबीर धाम में है। और कबीर धाम में कहाँ? तो चौरा नामक ग्राम में। ठीक है, चौरा नामक ग्राम में भोरमदेव मंदिर है। ठीक, इस चीज को आप ध्यान रख लेंगे। अब निर्माता कौन है, तो इसका निर्माण करने वाला कौन है? तो इसके निर्माण करने वाले हैं यहाँ के शासक गोपाल देव। और कब किया इन्होंने? तो इन्होंने 1089 ईस्वी में निर्माण किया है। इस चीज का ध्यान रख लेंगे। और भोरमदेव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? तो मामा भांजा मंदिर कहाँ है? तो बारसूर में है। और बारसूर कहाँ है दोस्तों? तो जो बारसूर है वो दंतेवाड़ा में है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और बनाया किसने? तो ध्यान रखेंगे जो मामा भांजी मंदिर जो है वो छिंदक नागवंशी शासक
धारावर्ष इनके शासनकाल में बनाया गया है और इसके शासनकाल को ही बस्तर का स्वर्ण काल कहते हैं। ध्यान रखेंगे, बस्तर का स्वर्ण काल कहा जाता है। और एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों, इनके एक सामंत थे, इनका एक सामंत थे और इनके सामंत का नाम है चंद्रादित्य। तो चंद्रादित्य के ही सहयोग से ये सब चीज को बनाया गया है। ध्यान रखेंगे, प्रतापी थे काफी, और चंद्रादित्य मंदिर का भी निर्माण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हलवा क्रांति के नेतृत्व करता थे, तो हलवा क्रांति की जो नेतृत्व करता है वो है अजमेर सिंह। ध्यान रखेंगे, हलवा क्रांति जो है दो भाइयों के मध्य हुआ था, एक तो है अजमेर सिंह और दूसरा जो है दरियाव देव। तो क्या होता है, जो काकती वंश के शासक जो है अजमेर सिंह बन जाते हैं, लेकिन दरियाव देव को बोला था और दरियाव देव उस समय शासक नहीं बन पाते हैं, इसलिए शासक बनने के लिए क्या करते हैं, अपने ही भाई को अजमेर सिंह को मार डालते हैं। और इनको मारने के लिए इन्होंने अंग्रेज, मराठा और जयपुर के शासक इनका सहयोग लेते हैं। और यहीं पे एक हम कोटपाड़ की संधि देखते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कि कोटपाड़ की संधि कब हुआ, तो कोटपाड़ की संधि जो है, ध्यान रखेंगे, दरियाव देव, अंग्रेज, मराठा, और दरियाव देव और दूसरे तरफ था अंग्रेज, मराठा और जयपुर। तो इन दोनों के बीच जो है कोटपाड़ की संधि होता है। कब होता है, तो 6 अप्रैल 1778 ईस्वी को कोटपाड़ की संधि होता है। क्या होता है दोस्तों, मैं फिर से बता देता हूँ, अजमेर सिंह, दरियाव देव दोनों भाई होते हैं। जो शासन है, ठीक है, वो अजमेर सिंह के हाथों में आता है, क्योंकि ये लोकप्रिय शासक थे और ये लोकप्रिय शासक नहीं थे, लेकिन बाद में जो है अजमेर सिंह शासन संभालते हैं। तो दरियाव देव जो इसको रास्ते से हटाने के लिए क्या करते हैं, अंग्रेज, मराठा और जयपुर की सहायता लेते हैं। और हलवा क्रांति में बहुत सारे हलवा जनजाति के लोग हैं, तो हलवा जनजाति के लोग को मार के घाट उतार देते हैं, ठीक है। और दरियाव देव जो है बाद में शासक बनते हैं और शासक बनने के पश्चात ही इन तीनों के मध्य जो है कोटपाड़ की संधि होता है, जो कि 6 अप्रैल 1778 को होता है। तो ये सारा चीज है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। और अजमेर सिंह की यदि हम बात करते हैं, तो अजमेर सिंह को क्रांति का मसीहा कहा जाता है, ठीक है। इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठों के अधीन अप्रत्यक्ष शासन काल है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1741 से 1758, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए, आपको बता देता हूँ भास्कर पंत के बारे से। सबसे पहले तो आप जान लीजिए, भास्कर पंत जो है 1741 में छत्तीसगढ़ में आक्रमण करते हैं और इस समय जो शासक थे, कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह। तो भास्कर पंत जो है यहाँ आक्रमण करते हैं। आक्रमण मतलब युद्ध ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन चूंकि रघुनाथ सिंह कमजोर शासक थे और ये क्या होता है, आत्मसमर्पण कर देता है, ठीक है। तो 1741 में हम जो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, मराठों का अप्रत्यक्ष शासन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जो रघुनाथ सिंह जो है प्रतिनिधि के तौर पे, मराठा शासक के प्रतिनिधि के तौर पे रघुनाथ सिंह को गद्दी पर बैठने की इजाजत देते हैं। और यहीं पे रघुनाथ सिंह के बाद हम देखते हैं मोहन सिंह। तो मोहन सिंह और रघुनाथ सिंह जो है, ये दो व्यक्ति होते हैं या दो शासक हैं जो कि अप्रत्यक्ष शासन को संभालते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 1758 में, तो रघु जी प्रथम प्रत्यक्ष शासन को संभालते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहीं पे जो अंतिम यदि हम बात करते हैं, कलचुरी शासक कौन है, तो अंतिम कलचुरी शासक की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिएगा मोहन सिंह जो है ना, अंतिम कलचुरी शासक है। देखिए, तारापुर विद्रोह के दौरान तत्कालीन शासक कौन थे, तो तारापुर विद्रोह के दौरान जो है शासक की जब बात करते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल जो है, ठीक है। रायपुर षड्यंत्र केस कब घटित हुआ, तो आपको बता दूं, जो रायपुर षड्यंत्र केस है वो सन 1942 में घटित होता है। चलिए इसके बारे से कुछ और जानकारी आपको मैं, देखिए, सीजी व्यापम के रेवेन्यू इंस्पेक्टर में पूछा गया है, फिर एडीपीपीओ में पूछा गया है, फिर एग्रीकल्चर वाले में 2013 में पूछा है, पटवारी एग्जाम में पूछा है, फिर सीजीपीएससी में और पूछा गया है। तो क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप यकीन मानिए, हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आते हैं। क्वेश्चन आपको भले सरल लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो सीजीपीएससी के प्यून एग्जाम का है, तो प्यून एग्जाम में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी प्रकृति इजी होगी ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। देखिए, प्रमुख नेता जो है परशुराम सोनी है। इसका उद्देश्य क्या था, रायपुर षड्यंत्र केस में जो इनका उद्देश्य था विस्फोटक सामग्री व बम बनाना, लेकिन क्या होता है, शिवनंदन प्रसाद के मुखबिरी के कारण जो है इनका योजना जो है, यानी कि विस्फोटक सामग्री या बम बनाने का यह योजना जो है शिवनंदन प्रसाद की मुखबिरी के कारण यह असफल हो जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं तक था।
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। अच्छे से पढ़िए और मस्त रहिए। धन्यवाद।